अगले पीएम योगी जी अमित शाह। बनारस या मुंबई? एक शब्द में महाराष्ट्र और बनारस। नमस्कार, मैं हूं शैलेश तिवारी। आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, लेखक और एक सामाजिक विषयों पर गहरी सोच समझ रखने वाले अजय पाठक जी। बनारस की सांस्कृतिक विरासत से इनका जुड़ाव रहा है। साथ ही आजमगढ़ जो साहित्य के लोगों के लिए एक पहचान है, वहाँ से भी इनका एक संबंध है और महाराष्ट्र को इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया है। इनकी ये जो यात्रा है ये काफ़ी अनुभव भरी है, काफ़ी रोचक है और राजनीति के अलावा बहुत सारे विषयों पर आज हम श्री अजय पाठक जी से बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। हम स्टार्ट अजय जी करेंगे कि आपकी जो यात्रा रही है वहाँ से हम करेंगे कि आप बनारस और आजमगढ़ से आपका गहरा जुड़ाव रहा है। तो बचपन की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज भी आपको प्रेरित कर रही हैं, जो उस परिप्रेक्ष्य में? देखिए, हमारा जो संस्कार है वो सांस्कृतिक नगरी से जुड़ा हुआ है और उन्हीं संस्कारों के चलते आज ये सारी चीज़ें जो संभव हो पाई हैं। जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, जो व्यक्ति अपनी जड़ों को सींचता पालता पोसता नहीं है, तो उसके घर में, उसके परिवार में, उसके जीवन में ठहराव नहीं हो पाता है। ठहराव के लिए अपनी जो जड़ें हैं उससे जुड़े रहना व्यक्ति के लिए सबसे अहम है। तो मैं अपने आदर्श के रूप में अपने परिवार को देखता हूँ। मैं अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को या अपने समाज और अपने गांव को देखता हूँ आदर्श के रूप में, क्योंकि जब तक जिस जगह आपका पालन पोषण हुआ है, जो जहाँ से आपकी प्राइमरी शिक्षा एजुकेशन हुई है, वही आपके भविष्य की नींव है। अगर वहाँ आपके का विकास नहीं हो पाया तो व्यक्ति फिर जीवन में कुछ करने के लायक नहीं रह जाता है। ये कह सकते हैं बनारस की जो आप वहाँ से निकले, तो जो आप काफ़ी धार्मिक और सात्विक चीज़ों पे बिलीव करते हैं, वैसा जीवन जीते हैं। तो बनारस से जो आप लेके निकले हैं, तो क्या एक जीवन जीने का एक तरीका जो आपका है वो बनारस का कुछ प्रभाव है, या जो आपका आध्यात्मिक जो दृष्टि है उस पे बनारस की छाप आपको महाराष्ट्र में भी आने के बावजूद पड़ी हुई है? नहीं, देखिए शैलेश जी, दो चीज़ें हैं। हम लोगों की सांस्कृतिक, नो डाउट हम सांस्कृतिक नगरी में रहते हैं। इस भारत की आध्यात्मिक राजधानी है काशी जी, और काशी सबसे प्रबुद्ध नगरी है। तो निश्चित तौर पे वहाँ से जो संस्कार मिले हैं उसको लेकर के हम लोग निकले हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है हमारी मजबूरी। हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ भोजपुरी का एक शब्द है, चना चवैना गंगजल और पूर्वे करताल, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। तो हम लोगों को काशी क्यों छोड़ना पड़ा, क्यों छोड़ करके महाराष्ट्र में आना पड़ा, या वहाँ से पूरे पूर्वांचल से, बिहार से लोगों को पलायन करना पड़ा? तो उसके पीछे की बड़ी कहानी है कि अगर हमारा वहाँ सब कुछ ठीक रहता तो हम छोड़ करके यहाँ नहीं आते। अपनी जिस जगह हम पैदा हुए हैं, जहाँ रहे हैं, वो छोड़ के नहीं आते। तो दोनों चीज़ें, देखिए, संस्कार लेके तो व्यक्ति अपने साथ जीवन भर चलता है, लेकिन हम जब वहाँ से बाहर निकले तो ये हमारी मजबूरियाँ हैं। हम मजबूरी बस बाहर आए हैं। हम शौक से कोई नहीं आता अपना गाँव, अपना घर, अपने माता पिता, अपने लोगों को छोड़ करके। तो निश्चित तौर पे, लेकिन इस चीज़ का बहुत संतोष है कि वहाँ से निकलने के बाद जो कर्म भूमि बनी महाराष्ट्र, इस महाराष्ट्र की भूमि ने हमको बहुत आशीर्वाद दिया, हमारे जैसे लाखों लाख लोगों को आशीर्वाद दिया। तो इसका महाराष्ट्र के लोगों का और महाराष्ट्र की भूमि का सदैव ऋणी हम रहेंगे।
ये जो कर्म भूमि आपने बताया, तो ये थोड़ा सा उस यात्रा को जानना चाहूँगा, काफ़ी रोचक है। तो अगर उसमें कुछ, अगर शॉर्ट में अगर कुछ नहीं, देखिए, जब आदमी अपने नींव से, अपने पिंड से, अपनी जगह से जब विमुख हो जाता है, तो उसकी किसी की भी लाइफ में, जैसे लोगों की लाइफ रही है वैसे हमारी भी लाइफ रही है, संघर्ष के अलावा आपके पास कोई विकल्प होता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही आपकी पूंजी है। जितना आप संघर्ष करेंगे उतनी कामयाबी आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ वहाँ आपको बहुत सारी चीजों की प्रिविलेज रहती है, मकान, कपड़े, भोजन, ये सब चीजें आपको अपनी जन्मभूमि पे उपलब्ध रहती है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, सब कुछ आपको खुद करना है। अगर जो व्यक्ति ये कर ले गया वो कामयाब होता है, जो नहीं कर ले गया वो फिर लौट के अपने घरों को जाता है। दोनों राज्यों में आपने काम किया है, समय निकाला है, तो ये दोनों जगह काम करने का एक जो सीख है, डिफरेंस है, या मतलब दोनों राज्य की तासीर क्या है, क्या सिखाते हैं, मतलब वहाँ काम करने का अनुभव और यहाँ का क्या अनुभव? देखिए शैलेश जी, दोनों जगह की तासीर अलग अलग है जी। मतलब हम जहाँ के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश की तासीर अलग है, महाराष्ट्र की तासीर अलग है। महाराष्ट्र की तासीर आपके लिए सिर्फ इतना है कि आपकी ये कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि पे कठोर परिश्रम आपके सफलता की गारंटी है जी। जब तक आप यहाँ कठोर परिश्रम और ईमानदारी से अपना 100% दे करके नहीं करेंगे, तब तक आपको ये धरती महाराष्ट्र की स्वीकार नहीं करेगी। यहां सिर्फ और सिर्फ आपका एक चीज काम आता है, वो है आपका कठोर परिश्रम। जितना कठोर परिश्रम आप करेंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी ये महाराष्ट्र आपको देता है। और लाखों लोगों को, हमारे जैसे लाखों लोगों को इस महाराष्ट्र की धरती ने अपना आशीर्वाद दे करके आज दुनिया भर में लोग पूरे भारत में अपना नाम कमा रहे हैं। जी, अभी मैं आपसे कुछ और चीज़ों पे चर्चा करूँगा। जैसे हमने सुना है आपने पुस्तकें भी लिखी हैं, आपका कुछ आजमगढ़ से भी एक जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है। तो आजमगढ़ एक साहित्य शिक्षा का एक उपजाऊ जमीन माना जाता है। तो आपने जो पुस्तकें लिखी हैं, ये लेखक बनने की जो प्रेरणा है, क्या ये वो तासीर है या वो प्रेरणा है, या प्रेरणा कैसे मिली कि एक पॉलिटिशियन होके आप एक पुस्तक भी लिख रहे हैं, समय कैसे निकाल रहे हैं, ये दो चीज़ जानना है। नहीं शैलेश जी, जो जिसका आचरण रहता है, हाँ, उसी हिसाब से व्यक्ति काम करता है। तो हमारे यहाँ मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ जिस जगह से आजमगढ़ और बनारस लगा हुआ शहर है, तो हम लोगों के संस्कार उसी तरह के रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे राहुल सांकृत्यायन जी आजमगढ़ के भारत में बड़े राइटर हुए, बड़े लेखक हुए, और काशी तो लेखकों से भरा हुआ है। पग पग पे आपको पद्म श्री, पद्म भूषण लोग मिलेंगे, एक एक पग पे। तो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के जो हमारे गुरुओं ने हमको दिया, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, उसी को मैंने लिखा है। ये मेरी मैं भगवान राम पे एक पुस्तक लिखा, पहली पुस्तक भगवान राम पे लिखा, मनुष्य के आदर्श जी, भगवान श्री राम। दूसरी पुस्तक मेरी अभी अभी आई है, पर्यावरण। अच्छा, पर्यावरण पे मैंने इसलिए लिखा कि मनुष्य इस पृथ्वी से सिर्फ लेना सीख रहा है, दे कुछ नहीं रहा है। 24/7 हम सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो मैंने अथर्ववेद का अध्ययन किया, यजुर्वेद का अध्ययन किया। तो अथर्ववेद और यजुर्वेद ये कहता है कि जितनी मिनिमम आवश्यकता हो इस पृथ्वी से, उतना ही मनुष्य को लेना चाहिए जी। लेकिन हम अपनी मैक्सिमम आवश्यकता बना लिए हैं, हाँ, कि हम अपने ऐश्वर्य के लिए इस अर्थ को समाप्त करने की ओर बढ़ गए हैं। तो ये व्यथा है
इस पृथ्वी की व्यथा को मैंने मानव अस्तित्व और पर्यावरण, ये मैंने एक किताब लिखी है कि आने वाले समय में, मैंने अपनी किताब में ये उल्लेख किया है और वो मेरा नहीं है, वो यजुर्वेद का उल्लेख है। यजुर्वेद ये कहता है कि आने वाले समय में मनुष्य इस पृथ्वी को खा जाएगा। तो हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि इस पृथ्वी को हम खा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, दोहन जो कर रहे हैं जी। तो ये उस पे मैंने एक पुस्तक लिखी और पॉलिटिकल पे मेरी 2-3 पुस्तकें आ रही हैं, वो धीरे धीरे और 4-6 महीने साल भर में आएगी। बट ये यात्रा अपनी मर्जी से नहीं है। तो क्या ये यात्रा अपनी मर्जी से नहीं है, ये अंतरात्मा है। ये अंतरात्मा में जो आता है वो हम कलमवृत करते हैं, लिखते हैं। हमारी मतलब कुछ भावना जो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचे, ऐसा कुछ। बिल्कुल 100%। देखिए भावनाएं क्या है, भावनाएं सबके सामने आदमी बोल नहीं सकता। तो हमारे पास इस प्रकृति ने एक तरीका दिया, एक ऑप्शन दिया है कि हम उसको लिख सकते हैं। तो हमने उसको अब जो ये प्रकृति करवाती है वो कर रहे हैं। मनुष्य के बस में तो कुछ है नहीं। पिछले 5 साल से मैं लिख रहा हूँ, मेरी उम्र 50 साल होने को आ गई। तो मैं उम्र के 24 बरस, 25 बरस, 30 बरस, 40 बरस क्यों नहीं लिखा? पिछले 5 सालों से क्यों लिख रहा हूँ? ये जब जो होना है तब वो तभी होता है। अच्छा, युवाओं के लिए कोई पुस्तक जो आप पढ़ने के लिए सजेस्ट करना चाहें, या आपकी जो पुस्तकें हैं उसमें कौन सी पुस्तक? देखिए युवाओं के लिए तो बाजार में बहुत सारी पुस्तकें हैं, मेरी भी पुस्तक है। व्यक्ति को अपने महापुरुषों को आदर्श मानना चाहिए। हमारे देश के खासतौर से जो युवा पीढ़ी है अपने देश के महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए और उनको अपना आदर्श मानना चाहिए। लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति ने, अंग्रेज चले गए, समाप्त हो गए, यहाँ से चले गए, मुगल चले गए, लेकिन हमारी मानसिकता जो 1000 बरस की गुलामी है वो आज भी हम गुलामी है, बदल नहीं रही है। आप आज तक अपनी भाषा में, जो देश अपनी भाषा में शिक्षा न दे सके उसका क्या विकास होगा? क्या ही उसके बारे में कहें? शिक्षा पे हम डिस्कस करेंगे। आपने विकास की बात की तो एक राजनेता के तौर पे महाराष्ट्र के विकास पे कुछ चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा आपसे। अगर महाराष्ट्र को अगले 10 वर्षों में एक नई ऊंचाइयों पे ले जाना चाहिए तो एक राजनेता के तौर पे आप क्या देखते हैं कि क्या 3 प्राथमिकताएं होंगी? देखिए महाराष्ट्र की जो प्राथमिकताएं हैं उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी पूरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र का विजन आप आगे 10 साल का बोले, हमारे जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं वो आगे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी आगे 30 से 50 साल की योजनाएं बना रहे हैं जी। उन योजनाओं को पे काम कर रहे हैं और वो योजनाएं पूर्ण भी हो रही हैं। वो सारी योजनाएं पूर्ण हो रही हैं। आज जो आप देख रहे हैं मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर जो रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो विकास हो रहा है, जो भविष्य के विकास की नींव रखी जा रही है, तो ये आने वाले 30 से 50 साल के भविष्य की नींव रखी जा रही है। और जब तक आपका विजन इतना बड़ा नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का ये विजन है और उसी विजन पे वो काम करके कोस्टल रोड से लेकर के भविष्य में अटल सेतु से लेकर के यहाँ पे जो उनका एक विजन है कि पूरा मुंबई जो है वो 65 मिनट में एक जगह से दूसरे जगह लोग पहुंच जाए जी। तो 65 जो मिशन है उस पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको टोकना चाहूँगा, जैसे कि ये विकास का तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन हाल में अभी आप देखिए मुंबई से एकदम सटा हुआ वसई नाला सोपारा जैसा एरिया 2-2 दिन 3-3 दिन तक कटा रह गया। तो ये अंधाधुंध विकास का ये साइड इफेक्ट नहीं, इस बारे में क्या कहना है? ये अंधाधुंध विकास का साइड इफेक्ट नहीं है। सब कंक्रीटाइजेशन का कारण तो नहीं है कि हम सारी चीजें कंक्रीटाइजेशन करते ये जो चीजें हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ये सब सारी चीजें आखिर इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये जो
वसई विरार का मामला है या पूरे मुंबई के आउटर का जो मामला है, उसी को ठीक करने के लिए, थोड़ी सी बारिश में मुंबई भी डूबने लगती है, उसी को ठीक करने के लिए ये सारा चीज है। मुंबई की जहां तक बात है, मुंबई देखिए हमारे पास बीएमसी तो अभी आई है 3 महीना पहले, और आप आगे आने वाले समय में चर्चा ही नहीं करेंगे कि मुंबई में पानी लग रहा है, मुंबई डूब रही है। मतलब आप उम्मीद से है कि उम्मीद से नहीं है, उस पर काम हो रहा है, काम हो रहा है। बीएमसी अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। बीएमसी के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, जहां जहां हमारी सरकारें बनी, आप दिल्ली देखिए, दिल्ली की क्या हालत होती थी। आपने दिल्ली पे एक भी डिबेट होते हुए देखा क्या पिछले अभी ये इस बारिश में? नहीं, अभी इस बारिश में तो दिल्ली तो इसी तरह से आप मुंबई को भी नहीं देखेंगे अगली बारिश से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम विकास ही है। हम सिर्फ विकास करके दिखाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मुंबई का नहीं देता हूं, थोड़ा यहां से दूर ले चल के आपको एक उदाहरण देता हूं। पूर्वांचल में एक शहर है गोरखपुर। जी। गोरखपुर में जापानी बुखार हुआ करते थे, जिनको दिमागी बुखार बोलते हैं, और भारत के इतिहास में 78 से लेकर के 2017 तक, 2018 तक काफी शिकायत, लगभग 25,000 बच्चे एक्सपायर किए, वहां पे मर गए। ये ग्राउंड में वाकई काम हुआ है या सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट? नहीं, लेकिन आज आप सिंगल एक डिबेट नहीं सुनेंगे, वही, क्योंकि वहां पे इतना हमारी सरकार ने ऐसा कर दिया कि वो जो ये समस्या थी, उस समस्या की जड़ पे प्रहार करके समस्या को समाप्त कर दिया। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि मुंबई आने वाले अगली बारिश तक आप ये भूल जाएंगे कि मुंबई में जल भराव हो रहा है, आउटर पे जल भराव हो रहा है, तो वो सारी समस्याओं का समाधान होगा। जी नहीं, ये तो आपने जो कहा काफी अच्छा है। अच्छा, मुंबई आर्थिक राजधानी है, इसकी सबसे बड़ी ताकत और चुनौती क्या समझते हैं? नहीं, देखिए, मुंबई की सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो यहाँ का विकास था। यहाँ जो विकास हुआ था वो 30 बरस 40 बरस से बिल्डिंग बनाने से विकास तो होता नहीं है। आप आर्थिक राजधानी को, जब तक दुनिया के इन्वेस्टर यहाँ ना आए, दुनिया भर के लोग यहाँ ना आए, तब तक आप इसको कैसे कायम रख सकते हैं, कैसे बनाए रख सकते हैं? तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्टेप उठाया, और आज आप देखेंगे कि दुनिया भर के लोग, सबसे ज़्यादा एफडीआई, 52% एफडीआई पूरे भारत का इस महाराष्ट्र में आया, और महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा मुंबई में आया। हाँ, नहीं, यही मैं जानना चाहता था कि जैसे मुंबई में ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी डेवलप है, सारी चीज़ें हैं, तो विदर्भ हो गया, मराठवाड़ा हो गया, पश्चिम महाराष्ट्र है, तो क्या एक ऐसा संतुलित विकास की ज़रूरत नहीं है? वैसे तो पूरे पैन इंडिया संतुलित विकास की ज़रूरत है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद से विदर्भ का विकास हुआ, जो विदर्भ को महाराष्ट्र ने अछूता महाराष्ट्र की सरकारों ने 15 साल कांग्रेस की सरकार, और ऐसे देखें तो एक बार हमारी सरकार रही है 98 से लेकर के 2004 तक। उसके बाद हमेशा से जब से महाराष्ट्र की नींव रखी गई, तब से आज तक सब मिलाकर के 15 साल हमारी सरकारें रही हैं। बाकी तो 65 साल उन्हीं की सरकारें रही, 60 साल उन्हीं की सरकारें रही। तो उन्होंने विदर्भ को अछूता छोड़ दिया था जी। आज विदर्भ के विकास को देख करके आप सोच नहीं सकते कि विदर्भ के हर जिले में टेक्सटाइल आ रही है, हर जिले में इंडस्ट्री आ रही है, हर जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, हर जिले की रेसिपी को समझ करके वहाँ पर वन जिला वन प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है। आप आज आकर के विदर्भ देखिए, विदर्भ में सड़कों की समस्या खत्म हो गई, विदर्भ में लगभग पानी की समस्या खत्म हो गई। विदर्भ का इंफ्रास्ट्रक्चर आज इतना डेवलप हुआ है कि आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। आप 10 साल पहले का विदर्भ और आज का विदर्भ देख करके आपको लगेगा ही नहीं कि महाराष्ट्र में। नहीं, जरूर आप निमंत्रित कर रहे हैं तो विदर्भ आके देखना चाहेंगे। एक चीज और ये बताइए कि क्या आप क्या सोच रहे हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र पूरे देश के लिए एक विकास का मॉडल बन जाएगा? 100% बन रहा है। मैं आपको पहले ही बताया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का सबसे ज्यादा पैसा, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा इन्वेस्टर महाराष्ट्र में आ रहा है।
दुनिया का सबसे ज्यादा इन्वेस्टर इस महाराष्ट्र में आ रहा है। 52% FDI इस महाराष्ट्र में आई है, और ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी की जो विजन है, जो कल्पनाएं हैं, उस पे आ रहा है। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि हम इस पूरे भारत में महाराष्ट्र नंबर 1 रहेगा। इस विकास में उत्तर भारतीयों की क्या भूमिका देख रहे हैं? सबकी भूमिका है। देखिए, जो जहाँ रहता है उसकी भूमिका होती है, तो यहाँ उत्तर भारतीयों की भी भूमिका है। हम तो रोजी रोटी वाले लोग हैं, हम तो मेहनत करने वाले ही लोग हैं ना। उत्तर भारतीय का मतलब है कि मेहनत से अपनी जगह बनाना। तो मेहनत के लिए जाना जाता है, मेहनत करता है और मेहनत करके यहाँ की GDP में, यहाँ की ग्रोथ में अपना योगदान भरपूर दे रहा है और पूर्ण रूप से दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आजकल एक चलन चला है जैसे कि धार्मिक आयोजन भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो इस संबंध में क्या कहना है कि मतलब ये अचानक काफ़ी ज़्यादा लोग महसूस कर रहे हैं, तो ये क्या एक समाज निर्माण में कोई योगदान कर रहे हैं या इसको किस नज़रिए से देखें? नहीं, देखिए, 2 चीज़ें हैं। आदमी का जो मूल है जी, अब यहाँ जो बहुसंख्यक समाज रहता है पूरे देश में, महाराष्ट्र के अंदर, तो जो बहुसंख्यक समाज है उसकी चेतना जब जागृत होती है, हमारी चेतनाओं पे लोगों ने कब्जा कर लिया था। 1000 वर्ष की गुलामी ने हमारी चेतनाओं को अवचेतन में डाल दिया था। तो उस जब अवचेतन से बाहर आए, हम जब चेतना अवस्था में आए हैं, तो हम अपने मूल को पहचानने लगे हैं। और जब हम अपने मूल तत्व को पहचानेंगे तो ऐसी चीजें होंगी, ये नेचुरल चीजें हैं, ये सब चीजें होंगी। क्यों होंगी? इसके पीछे हमारी चेतना है। व्यक्ति की जब चेतना जागृत होगी तो वो ये सारी चीजें करेगा जो उसके मूल में रहा है। जिस तरह का हमारा ब्लड होगा, जिस तरह का हमारा संस्कार होगा, जिस तरह की हमारी संस्कृति होगी, हम उन्हीं चीजों को करेंगे ना। तो भारत की चेतना को समाप्त करने का सालों से जो ये चल रहा था, सौभाग्य से वो 1000 साल के बाद भारत की चेतना में जागृति आई और भारत ने अपने जैसा, जो भारत जैसा है, अपने बीच के व्यक्ति को इस भारत का प्रधानमंत्री बनाया। और उस प्रधानमंत्री के बनाने से हमारे यहाँ कहा जाता है जथा राजा तथो प्रजा। तो राजा जिस तरह के धर्म का निर्वाह करता है, राजा का आचरण जिस तरह का होता है, प्रजा का आचरण उसी तरह का हो जाता है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, उसको गलत तात्पर्य में मत लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी राजा हैं, हम लोग प्रजा हैं। वो एक सेवक है, लेकिन जो सर्वोच्च पद पे बैठा होता है, वो जैसा परिवार में पिता जैसा आचरण करेगा, बच्चे उसी आचरण में होने लगते हैं। बच्चियां हमारे घर में माँ का जैसा आचरण होगा, उसी तरह से बच्चियां आचरण करने लगती हैं। तो देश के बारे में भी यही कहा जाता है कि देश में जो राज करता है उसके आचरण से ही देश का आचरण बदलता है। तो हमारे देश का राजा अध्यात्म और विकास, विरासत और विकास दोनों एक साथ लेके चलने वाला है। जो देश अपनी विरासत पे गर्व नहीं कर सकता, वो कभी आगे नहीं होता, वो विखंडित हो जाता है। दुनिया भर के उदाहरण आप देख लीजिए, दुनिया भर की सभ्यताएं समाप्त हो गई। ये इस पे मैं आपको थोड़ा टोकना चाहूँगा कि इन जो विरासत या जो आस्था है, इसको भी हाल फिलहाल में तो बहुत चोट पहुँची है। राम मंदिर का चंदा चढ़ावा चोरी वाला मामला है, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? धार्मिक आस्था, पारदर्शिता और राजनीति, इसके आसपास विपक्ष की राजनीति, चाहे वो अखिलेश यादव का ट्वीट हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी का बयान हो, या उसके अपोजिशन में सत्ता पक्ष के लोग बोले हों, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, लोगों की भावनाएं कहीं न कहीं तो आहत। देखिए शैलेश जी, इसमें तो मैं ये स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि जो राम मंदिर में घटित हुआ, ये हर हिंदू के हृदय में वेदना पैदा कर गया। हर व्यक्ति की, हर जो हिंदू है, जो सनातनी है, उसके हृदय में वेदना पैदा किया। इसमें कोई इब्बट नहीं है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। लेकिन जो राजनीति हो रही है,
वो बहुत ही घृणित है, बहुत घृणित राजनीति है। जिन लोगों ने भी इसमें चोरी किया है उनको सजा यहां तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उनको सजा वहां भी मिलेगी, इस पृथ्वी पे भी सजा मिलेगी और पृथ्वी से जाने के बाद भी उनको सजा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने हर व्यक्ति के हृदय को छलनी कर दिया। हम लोग तो कार सेवक रहे हैं, कार सेवा में गए हुए लोग हैं। मेरा तो पूरा खानदान कार सेवा में गया हुआ है। हम आप उतना आहत हुए होंगे? मुझे तो वो दिन याद है। उतना ज्यादा आप आहत हुए होंगे? मुझे तो वो दिन याद है, मैं 13-14 साल का बालक था। हमारे गांव से जब टोलियां निकलती थी अयोध्या के लिए, तो हमारी दादी, मेरी माँ उन लोगों के लिए गांव में जो भूजा होता है, दाना हमारे यहाँ का जो भूजा होता है, वो बना बना रखती थी, उनको देती थी कि रास्ते में उनको भूख लगेगी तो क्या खाएंगे। तो जो जितना इमोशनल जुड़ा रहा है वो उतना आहत हुआ है, उतना आहत हुआ है। और देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये हमारी सरकार है कि उन्होंने जैसे ही ये मामला पता चला, SIT बैठाई और जिन लोगों का भी नाम आया उनको उठा करके जेल में बंद करने का काम किया। पैसे बरामद हुए हैं और कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। सबके जिसने भी चोरी की है उसको इस दंड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, आज वो लोग राम मंदिर पे ट्वीट कर रहे हैं, वो कपिल सिब्बल राम मंदिर पे ट्वीट कर रहे हैं, वो कपिल सिब्बल राम मंदिर पे बोल रहे हैं, जिस कपिल सिब्बल ने, कांग्रेस के कहने से कपिल सिब्बल ने 17-17, 21-21 किलो को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा होते थे और कहते थे कि राम मंदिर का फैसला नहीं आना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज वो लोग राम भक्त हुए हैं। अखिलेश यादव के पिता ने ये आदेश दिया कि वहां कार सेवक अगर कार सेवा करने आएंगे तो हम उनको गोलियों से छलनी कर देंगे। वो करके दिखाया उन्होंने। उन्होंने लोकसभा के अंदर ये बयान दिया मुलायम सिंह यादव ने कि जो लोग गुंबद पे चढ़ गए वो लोग वहीं चिपक गए, उनको नीचे नहीं उतरने दिया। ऐसे आरोप तो लगते हैं निपेंद्र मिश्रा उस समय, निपेंद्र मिश्रा उनको क्यों जोड़ा गया? मैं इस पे जवाब देता हूँ। देखिए, सरकार जो होती है ना, सरकार के आदेश पे अधिकारी काम करता है। अच्छा, अधिकारी का अपना आदेश थोड़ी होता है। हाँ जी। मुलायम सिंह साहब ने ये स्वयं कहा है कि हमने 17 कार सेवकों को मार दिया, हिंदुओं को मार करके सरजू लाल कर दिया। अभी एक 10 साल पहले अपनी लखनऊ की एक कार्यक्रम में मंच पे खड़े होकर के वो ये बोल रहे थे कि हम एक समुदाय के लिए 17 लोगों को वहां पे अयोध्या में मार दिए। अगर हिंदू नहीं मानता, कार सेवक नहीं मानते, तो अगर मुझे 100, 200, 500 लोगों को मारना होता तो मैं गोली चलाता। इसके जवाब आज वो लोग राम भक्त बने हुए हैं। इसके जवाब में अभी हाल फिलहाल में सपाई ये कहने लगे हैं कि जब मुलायम सिंह इतने ही गलत थे तो भाजपा सरकार ने उन्हें क्यों पद्म सम्मान। देखिए, वो दोनों चीजें अलग अलग है। तो क्या वो एक राजनीति का पार्ट है? नहीं, कोई राजनीति का पार्ट नहीं है, ये राजनीति का पार्ट नहीं है। देखिए, एक चीज तो आप ये मानिए, उस दौर में मुलायम सिंह को क्या कहा जाता था? हाँ, मौलाना मुलायम जी, हम मुल्ला मुलायम सिंह, मौलाना मुलायम सिंह, और इस पे गर्व करते थे, कहा जाता था। उनके भाई राज्यसभा में खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोई मुल्ला मुलायम कहे या मुसलमान मुलायम कहे, हमें गर्व है इस बात का। और आज अखिलेश यादव से पूछिएगा, उनसे सवाल कभी मौका मिलेगा तो उनसे पूछेगा, अयोध्या में जब ब्लास्ट हुआ, काशी में ब्लास्ट हुआ, लखनऊ में ब्लास्ट हुआ, तो उन आतंकवादियों को जिन्होंने अयोध्या में ब्लास्ट किया, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए अखिलेश यादव ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिया। हाई कोर्ट ने फटकार लगाया, तब जाकर के वो बाद में उनको सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ। तो अखिलेश यादव उन आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं, उनके मुकदमे वापस लेते हैं। अखिलेश यादव आज वही काम कर रहे हैं, या कांग्रेस वही काम कर रही है, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव वही काम कर रहे हैं जो कभी भगवान राम के समय में हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए
उनको बाण लग गया था और लेने जा रहे थे संजीवनी, तो बीच में कालनेमी आया, वो बैठ करके राम राम जपने लगा। तो ये कांग्रेस और उनको कालनेमी कह रहे हैं। ये कलयुग के कालनेमी है। जी। एक ने सुप्रीम कोर्ट में ये लिख करके दिया, हाँ। सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, और एक ने कार सेवकों पे गोली चलवा करके उनकी हत्या करवाई, आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे थे। आज ये कालनेमी बने हैं, राम राम कर रहे हैं। चलो कम से कम इसी बहाने राम राम ले रहे हैं, कुछ तो पाप कटेंगे। लेकिन मैं मेरी ये व्यथा है, पूरे देश के हिंदुओं की व्यथा है, जो राम मंदिर में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उनको हमारी सरकार एक आम राम अपने अंजाम तक पहुंचाएगी। अच्छा, हाल ही में सुप्रिया सुले जी का बयान आया था, आप जान रहे हैं उसी पर, तो आपकी इसी दौरान मुंबई की यात्रा भी रही है, तो ये किस परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं, इस पर क्या? देखिए शैलेश जी, जो पाप कांग्रेस ने 1978 से लेकर के आज तक किया, महिला आरक्षण कभी कांग्रेस देना ही नहीं चाहती थी इस देश के महिलाओं को। अब सोचिए ना, महिला आरक्षण बिल पे पिछली बार जब हमारी सरकार बिल लेकर के आई, विदाउट यूजीसी उनको आरक्षण कैसे मिलेगा, ये बता दे कोई। और संविधान की व्यवस्था है, संविधान ने ये संवैधानिक व्यवस्था है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस जिस संविधान को लेकर के चलती है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। कांग्रेस महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। उनको सिर्फ और सिर्फ दो महिलाएं दिखती हैं कांग्रेस को, एक 10 जनपद में बैठी हुई सोनिया गांधी और दूसरी प्रियंका गांधी। वो अगर पहुंच गई वहां पे, लोकसभा के अंदर, तो समझती हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो गया। सारी महिलाओं को अपने से सुपीरियर सारी महिलाओं से अपने आप को ये दोनों लोग सुपीरियर समझते हैं, और महिलाओं को आरक्षण देना ही नहीं चाहते। अगर देना चाहते थे तो आज तक पिछले 50 सालों में उन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दिया? हमारी सरकार जब ले आ रही है तो उस पर अड़ंगे डालने का काम करते हैं। जहां तक सुप्रिया ताई की बात है, सुप्रिया सुले या एनसीपी की बात है, उन्होंने कहा है कि अगर 50% सीटें बढ़ती हैं तो हम उस पर विचार करेंगे, कि हमको समर्थन करना चाहिए महिलाओं के मामले पे। तो मैं तो उनका धन्यवाद करता हूं। इस तरह से कांग्रेस को भी राजनीतिक मतलब कुछ उसमें देख रहे हैं, कोई राजनीति नहीं है इस महिलाओं के विषय में। किसी तरह की कोई राजनीति नहीं हो सकती है। सबसे ज्यादा वोट करने वाली महिलाएं हैं, उनके हक की राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं उनका हक देना चाहिए? भाई अगर 33% सीटें या 50% सीटें लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर अगर महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाती है, तो इसमें कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को क्या दर्द पेट में हो रहा है? वो क्या कहना चाहते हैं कि महिलाएं कैपेबल नहीं हैं या महिलाएं ये कर नहीं सकती हैं लोकसभा विधानसभा के अंदर? आप क्या समझते हैं कि डिंपल यादव अगर कर सकती हैं तो हमारी बहन बेटियां नहीं कर सकती हैं? सोनिया गांधी अगर लोकसभा में बैठ सकती है तो एक आम महिला नहीं बैठ सकती है? प्रियंका गांधी बैठ सकती हैं, तो प्रियंका की जगह वहां से जो उन्होंने टिकट दिया, किसी कांग्रेस में और लोग काबिल लोग नहीं थे, उनको क्यों नहीं टिकट दिया? ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं, ये अपने परिवार से बाहर निकलना नहीं चाहती, महिलाओं को हक नहीं देना चाहती। ऐसे आरोप तो भाजपा पे भी लगते हैं, पारिवारिक बेटियों को। आप बताओ ना किसको हमने किया है? हमारे यहाँ तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस कोई कल्पना करके बता दे। उनके यहाँ तो जो पैदा भी नहीं हुआ है उसकी भी लिस्टिंग है। थोड़ा अखिलेश यादव का बेटा और बेटी के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो आप जो बताइए वो। और गांधी परिवार में देखिए, सारी सत्ता का केंद्र 10 जनपद है, गांधी परिवार है। उससे बाहर कभी निकले हो तो बताइए। थोड़ा पॉलिटिक्स को अब आगे छोड़ के कुछ व्यक्तिगत चीज़ों पे पूछते हैं कि जैसे राजनीति, लेखन और परिवार, ये सारा समय कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये एक गुर मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ। नहीं देखिए, इसके लिए मैं सबसे बड़ा जो क्रेडिट देना चाहूँगा, मैं अपनी धर्मपत्नी जी को देना चाहूँगा।
बिना उनके सपोर्ट के मैं राजनीति में यहाँ तक पहुँचता नहीं। उनका त्याग, उनका समर्पण, मैं ये जानता नहीं कि बच्चों की फीस कैसे जाती है, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, बच्चे पढ़ते कैसे हैं, घर में क्या आता है क्या जाता है, मेरे नात रिश्तेदारों से लेकर के मेरे परिवार तक, उनके परिवार तक, वो सब कुछ वही मैनेज करती हैं। मैं शुद्ध पॉलिटिशियन हूँ और लेखक हूँ, मैं वही काम करता हूँ। ये सारा क्रेडिट मेरी धर्मपत्नी की है। बहुत बढ़िया। बिना उनके मैं कुछ नहीं हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वो कहावत चरितार्थ है। अब वो जो भी समझिए, मेरे पीछे तो है मेरी पत्नी का हाथ। एक सफल राजनेता न होते तो क्या होते? सफल राजनेता न होते तो मैं तो लेखक होता, राइटर होता, या तो आप जैसा मैं पत्रकार होता। क्या बात है। अच्छा, बचपन की बातें कहेंगे कि गांव में क्या याद आता है? बनारस क्या देखिए, मुझे ना, मैं बेसिक बनारस से भी लगभग 48 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। तो मेरा एजुकेशन मेरे गांव से हुआ। मैं बचपन से मैं वही गांव में ही पैदा हुआ और गांव में ही रहा। तो मुझे अपनी माटी इतनी प्यारी है, याद आता है, इतनी प्यारी है कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, मेरे त्योहार, मेरे वो सब कुछ मैं यहाँ जीने की कोशिश करता हूँ अपने घर में। अब हमारे घर में हमारे घर की बोलचाल की भाषा भोजपुरी है। हमारे बच्चे भोजपुरी में ही बोलते हैं और हमारा जो खान पान भी है, हम अगर हफ्ते में एक दिन बाटी चोखा ना खाएं तो लगता है कि भोजन ही नहीं हुआ। क्या हम देसी खाना खाने वाले लोग हैं, देसी लोग हैं। और गांव मैं हर तीसरे चौथे महीने जाता हूँ। जब तक गांव न जाऊँ 6 महीने बीत गए तो मुझे लगता है पता नहीं क्या छूट गया। एनर्जी वहीं से लेके आते हैं। जी। एक रैपिड फायर करेंगे। जो पहला थॉट्स आएगा आपको जी, वो बताइएगा, जो पहला आपके दिमाग में आए। और अगर उस क्वेश्चन से आप पास करना चाहें तो आप पास कर सकते हैं। बनारस या मुंबई? बनारस। किताब या मोबाइल? फिर से पूछिए। किताब या मोबाइल? किताब। सुबह या रात? रात। चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं। एक शब्द में महाराष्ट्र। एक शब्द में महाराष्ट्र को डिफाइन करना हो? एक शब्द में डिफाइन करना तो मुश्किल है, लेकिन एक छोटा सा शब्द है महाराष्ट्र के लिए, हृदय। और बनारस? बनारस आत्मा। कोई ऐसी आदत जो आप कभी नहीं छोड़ेंगे? लिखना। कोई सपना जो अभी बाकी है पूरा करना? बहुत सपने हैं, एक ही नहीं है, बहुत सपने हैं। अब उनको मैं यहाँ बता नहीं सकता। बहुत स्वप्न हैं, बहुत स्वप्न पूरे करने हैं और ईश्वर चाहेगा तो स्वप्न धीरे धीरे सब पूरे हो रहे हैं। आदमी किसी पिक्चर का एक डायलॉग है, मुझे याद नहीं है, कि जब व्यक्ति शिद्दत से कोई चीज़ करता है तो ये कुदरत, ये जो कुदरत होती है वो उसके साथ खड़ी होकर के उससे मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी को हमारे यहाँ सदियों से कहा गया है। एक तुलसीदास जी की चौपाई है, उसमें कहा गया है कि अभी स्लिप कर गया मेरे दिमाग से, जा पर जाकर सत्य सनी हूँ। तुलसी ने कहा है, जा पर जाकर सत्य सनी हूँ, तासे ताही मिले नहीं कछ संदेह। हाँ, मतलब आपकी प्रीति, आपका प्रेम, आपका समर्पण जहां हो जाता है, पूरी प्रकृति उससे मिलवाने पे आपको लग जाती है। जी, वो तो फिल्मी डायलॉग भी है। आपने चूँकि रामचरितमानस का वो किया कि अगर आप किसी को सच्चा चाहते हैं तो पूरी कायनात मिलाने लगती है। एक लास्ट सवाल जो मन में आए वो बताइएगा। अगले पीएम योगी जी, अमित शाह? ये डिसाइड करना तो मुश्किल है, बट पास कर देंगे। दोनों बन सकते हैं, दोनों में से कोई भी बन सकता है। महाराष्ट्र के युवाओं को अगर कोई संदेश देना हो 1 मिनट का तो क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के युवा टैलेंटेड हैं। महाराष्ट्र के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ इस महाराष्ट्र की धरती को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं हर क्षेत्र में, उस पर ही महाराष्ट्र का युवा काम कर रहा है और काम करेगा। और खासतौर से जो अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में ये चुनना चाहिए युवाओं को कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी भाषा, जो महाराष्ट्र की अपनी भाषा है,
उस भाषा में हम एजुकेशन करके इस महाराष्ट्र के गौरव को बढ़ाएं। और उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे बानी। जी जी। उत्तर प्रदेश की में कहा जाता है। हाँ। तो सब जगह की यही व्यथा है, सब जगह की यही कहानी रहती है। उत्तर प्रदेश में जो टैलेंट है सबसे ज्यादा IAS, IPS यूपी बिहार से ही निकलते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो लोग उत्तर प्रदेश में बाहर चले गए हैं, दुनिया भर में जो लोग चले गए हैं, या हमारे जैसे लोग यहाँ जो आए हैं, उत्तर प्रदेश को जो आपकी जन्मभूमि रही है, उस जन्मभूमि पे निवेश जरूर करिए। किसी तरह का निवेश करिए, शिक्षा का निवेश करिए, उद्योग का निवेश करिए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अपने गांव में कुछ ऐसी चीजें करिए जो आपकी माटी से आपको जोड़ करके रखे। आप लंदन में, अमेरिका में कहीं जा करके आप कुछ भी कर लीजिए, वो सब चीजें ठीक है, आप अपने टैलेंट से किए। आपकी जड़ें जुड़ी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जिस मातृभूमि में आप, जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हैं, उसका भी कर्ज आपके ऊपर है, उसका निर्वहन करना चाहिए। जी, काफी अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज की बातचीत में हमने सुना राजनीति से आगे बढ़ के श्री अजय पाठक जी ने समय निकाला। एक विचारशील व्यक्ति, एक लेखक, साथ ही एक राजनीति के एक बड़ा चेहरा जो अपनी बातों को बेबाक मीडिया के सामने रखते हैं। हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात की, इन्हें जानने का प्रयास किया, इन्हें हमने खोलने का प्रयास किया और अपनी बातों को बड़ी साफगोई से रखा। सबसे बड़ी बात ये रही कि आज भी एक बनारस इनके अंदर लेके ये महाराष्ट्र की धरती पे अपने कर्म क्षेत्र में लगे हुए हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। हमें ये पूरा भरोसा है कि आज की जो सकारात्मक चर्चा है ये हमारे श्रोताओं को एक अच्छी दृष्टि देगी। अजय भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और आपकी पूरी टीम का, आपके चैनल का, आपके लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग खूब आगे बढ़िए और इसी तरह से पूरे देश में, महाराष्ट्र में आपका चैनल नाम करे। धन्यवाद बहुत बहुत सभी का।